हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बीजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की अगली क्लास है, यानी दूसरा पार्ट है। पहली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे इकोनॉमिक सर्वे से, और आज हम उसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो 2025-26 का है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, और उसमें जो भी प्रावधान दिए गए थे अर्थव्यवस्था के बारे में वो मैंने आपको वहाँ पर बताए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और जो आगे महत्वपूर्ण चीज़ है उनको उसमें देखने वाले हैं। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके ज़हन में जो भी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे से लेकर आती हैं कि ये चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 3 पार्ट में, ये आज हमारा दूसरा पार्ट है, अगला हमारा तीसरा पार्ट होगा। 3 पार्ट में हमारी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज़ कराएँगे, यानी उससे संबंधित एमसीक्यूज़ और जो भी मेंस के लिए क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये पूरा हम ख़त्म करने के बाद हम आएँगे बजट पर, और पूरा बजट को हम समझेंगे, एनालाइज़ करेंगे, और हमारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस बजट से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करूँगा। ओके, तो आज हमारी दूसरी क्लास है, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर हमारे सिलेबस में रहता है, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम आगे करेंगे आज जो हमने पीछे कल किया था उसके आगे। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था वह क्षेत्र पर, ठीक है, यानी फॉरेन सेक्टर, यानी वह क्षेत्र में इंडिया ने क्या क्या किया है, इंडिया की क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो भारत का बाहरी क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फॉरेन सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है, वो उसमें क्या मजबूती आई है कि कमज़ोर रहा है, तो आपको ये बताना है कि वो स्ट्रॉन्ग रहा है यानी मजबूत रहा है। मैं इसके एमसीक्यूज़ भी आपको कराऊंगा, तो आपको ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे आपको करा रहा हूँ पैराग्राफ 22, इसको आपको कैसे याद करना है वो उन एमसीक्यूज़ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, वैश्विक वस्तु निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2005 से लेकर 2024 के बीच 1% से बढ़कर कितनी हो गई है? 1.8% हो गई है। क्या इसमें दी गई है? वैश्विक वस्तु निर्यात, यानी जो हमारे इंडिया में जो भी वस्तुओं का निर्यात उत्पादन होता है, उनका जो हम विश्व में निर्यात करते हैं, उसमें 2005 से लेकर 2024 तक यानी 20 साल में कितने की बढ़ोतरी हुई है? लगभग 0.8% की। और अगर आपसे इसमें दो क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कितने से बढ़कर कितना हो गया है, 1.8 हुआ है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है? 0.8% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। क्लियर? आगे, सेवाओं के निर्यात में 2% से बढ़कर कितना हो गया है? 4.3, यानी 2 से बढ़कर कितना हो गया? 4.3। और बढ़ोतरी कितने की हुई है? 2.3% की इसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। क्लियर? कोई भी दुविधा हो तो आप मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़े। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यातिक रिकॉर्ड डॉलर की अगर बात की गई है तो 825.3 अरब तक पहुंच गया है। यानी इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 6.1% की वार्षिक वृद्धि को ये दर्शाता है। कब की बात की जा रही है? 2024-25 में। वहीं अगर सेवाओं के निर्यात की हम बात करें, यहाँ पर कुल निर्यात है बच्चों, यहाँ पर क्या कुल, वहीं पर अगर आप सेवाओं की यानी सर्विस की बात करें तो ये कितना है? इतना है। लेकिन इसमें जो बढ़ोतरी है वो क्या है? 13.6% की वार्षिक बढ़ोतरी है। ये आपको याद रखना है। ठीक, चले आगे बढ़े।
वित्त वर्ष 2025 में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात का कुल वस्तु निर्यात 4/5 यानी कितना हिस्सा रहा है? 80 हिस्सा रहा है कुल वस्तु निर्यात का। किस किस चीज का? ये चीजों का। ठीक है, यानी गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण का निर्यात के कुल परसेंट में कितना रहा है? 80%। यानी अगर हम इसमें देखें फ्रैक्शन के रूप में तो 4/5। ठीक, चलिए वर्तमान घाटा खाता घाटा क्या है, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि वर्तमान खाता घाटा क्या होता है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। मध्यम स्तर पर बना रहा, यानी जो करंट खाता घाटा है यानी वर्तमान खाता घाटा है वो क्या बना है? मतलब मॉडरेट रहा है, इसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं रहा। जिसका समर्थन मजबूत सेवा निर्यात और रिकॉर्ड रेमिटेंस ने किया है। इसी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर इतना हो गया है। ठीक, चलिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें कमी हुई है वर्तमान खाता घाटा में कि बढ़ा है, तो आपको याद रखना है मध्यम स्तर पर रहा है, ना इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ना कमी हुई है। अब यहाँ पे वर्तमान खाता घाटा क्या होता है, यानी इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? चालू यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट, यानी चालू खाता घाटा। ये क्या होता है इसको यहाँ पर समझिए। चालू खाता घाटा की स्थिति तब होती है जब किसी देश के वस्तु और सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक हो। सीधी भाषा में अगर हम इसको समझें तो आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाना, और निर्यात क्या होता है? हमारे देश से दूसरे देशों में वस्तुओं को भेजना। तो अगर हम चीज़ों को ज़्यादा मंगा लेंगे और हमारे यहाँ से हम कम बेच पाएंगे, यानी हम पैसे कम कमा पा रहे हैं और हम मंगा ज़्यादा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? चालू खाता घाटा होता है। यानी हमने हमारे देश में ज़्यादा चीज़ें हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, ठीक है, और अपने देशों की जो वस्तु है उनको कम निर्यात कर पा रहे हैं, यानी हमारे पास वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उत्पादन ही नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से हम कम निर्यात कर पाते हैं और आयात हम ज़्यादा कर पाते हैं करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? चालू खाता घाटा होता है। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने आपको यह समझाने के लिए बताया था, इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए अब यहाँ पर है अगला मुद्रास्फीति, यानी मुद्रास्फीति का क्या स्तर रहा है 2025 में, वो यहाँ पर हम आज समझेंगे। तो मुद्रास्फीति भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति अपने अब तक के न्यूनतम स्तर पर दर्ज की गई है। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो मुद्रास्फीति है वो अभी तक के सबसे कम स्तर पर, यानी महंगाई सबसे कम दर्ज की गई है। इनका ये कहना है, हमारा ये कहना नहीं है, ठीक है ना। यानी जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया उनका कहना है, ठीक है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत समग्र मुद्रास्फीति 1.7% रही है। ठीक है, इसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट रही, जो सीपीआई टोकरी का लगभग 52.7% हिस्सेदारी का निर्माण करता है। देखिए ये जो चीज़ें हैं, आपको मुद्रास्फीति या जो भी आर्थिक सर्वेक्षण है, इसको आपको पूरी सच्चाई नहीं मान लेना। अगर मैं सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा सच मान के चलिए, लेकिन आप आप आम नागरिक की तरह सोच रहे हैं तो इसके आप आंकड़ों को पूरा सच नहीं मानिए,
क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी सरकार अपनी बुराई आपको नहीं बताएगी, ठीक है, यानी अपनी कमियां आपको नहीं बताएगी। अब कृषि एवं खाद्यान्न प्रबंधन में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति रही है। भारत के कृषि क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें पशुधन का सकल मूल्य वर्धन यानी जीबीए फाइनेंशियल ईयर 2015 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच 195% बढ़ा है। कुछ भी है ना, नकली दूध बनाकर। जबकि मत्स्य उत्पादन में 2014 से लेकर 2024 में 140% से अधिक की वृद्धि की गई है। इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि ये आंकड़े मैं आपको पढ़ाने का मेरा मतलब इच्छा नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े इतने झूठे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इनको पढ़ लेना, आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। अब ये सकल मूल्य वर्धन क्या है यानी जीवीए क्या है, आप इसमें समझिए। इसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन मैं इसको साथ साथ में कराता हुआ चलता हूँ, ताकि आपके पास जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी, आप कंटेंट पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आए। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 16 से इसको प्रारंभ किया गया था। सकल मूल्य वर्धन, अब इसको समझिए ये होता क्या है। सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें कृषि आएगा और मत्स्य पालन होता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इसमें उद्योग आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें सेवा क्षेत्र आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, यहाँ पर अंतिम मूल्य नहीं है। जीडीपी में क्या होता है, अंतिम मूल्य होता है, इसमें क्या है, मौद्रिक मूल्य। यानी तीनों क्षेत्रों में द्वारा किया गया जो भी उत्पादन है, उनकी वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, हमारा जीवीए यानी सकल मूल्य वर्धन कहलाता है, ठीक। साधारण शब्दों में कहा जाए, जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन आय का पता चलता है। दरअसल जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद राशि बचती है, उसको क्या कहा जाता है, जीवीए। इसको हम सीधी एक और एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 20 रुपए में ब्रेड का पैकेट बेचती है, ठीक, इसे बनाने में 16 रुपए लगे, ठीक है। कच्चे माल की लागत के रूप में उसको प्रयोग होता है। उस स्थिति में जीवीए का जो संग्रहण होगा वो क्या माना जाएगा, 4 रुपए माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, 4 रुपए। फिर से आपको समझाता हूँ। जो 20 रुपए का पैकेट बेचा, उसमें जो भी इनपुट लगी उसको घटा दिया जाए, फिर जो रुपए हमने कमाए उसको क्या कहा जाता है, जीवीए कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया गया है जीवीए को समझने का। फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जीडीपी में प्लस क्या किया जाए, उत्पादों पर जो सब्सिडी मिलती है उसको जोड़ दिया जाए, और उत्पादों पर जो भी टैक्स लगता है उसको घटा दिया जाए, तो हमारा क्या निकल आएगा, सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए निकल आएगा। अब यहाँ पर जीवीए जो बढ़ा है, मतलब किस क्षेत्र में कितना जीवीए 2020 से लेकर 2024, तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 4.7% है। वही अगर हम सिर्फ फसल की बात करें तो 4% है। वही लाइव स्टॉक की, अगर पशुधन की हम बात करें तो 6.1% है। वही फिशिंग एंड एक्वाकल्चर की हम बात करें तो 7.2% है। आपको ये भी याद रखना है ग्राफ, ठीक। चलिए, यहाँ पर सेवा क्षेत्र, भारत 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, जिसका वैश्विक हिस्सा कितना है, यानी जो हमारे द्वारा सेवा क्षेत्र में जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है विश्व में,
उसमें पूरे विश्व में उसका परसेंटेज क्या है, 2% है, 2% था 2005 में। अब जो 2024 में कितना हो गया है, वो 4.3% हो गया, हमें नहीं लगता है ना। और सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता बना है। ओके, ठीक है। अब शिक्षा पे हम थोड़ा आके आने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के लिए तो ना बजट में कुछ होता है, ठीक है, और ना तो बाद में कोई योजना बनाई जाती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भारत शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच की ओर बढ़ रहा है, गुड, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल अनुपात, वाह, और वर्ष 2035 में उच्च शिक्षा में 50% हासिल करना है। स्वास्थ्य की बात करें तो भारत मजबूत है, उसमें 1990 से लेकर बाद से 86% जो मातृ मृत्यु दर है वो कम हुई है, और 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो भी 78% कम हुई है। जो नवजात मृत्यु दर है वो भी क्या हुई है, 70% से 70% कम हुई है, ठीक है। चलिए, अब कल जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा, रोजगार और कौशल विकास। रोजगार और कौशल विकास हमारा जो टॉपिक रहेगा, और इसके जो तीसरा पार्ट हमारा बनेगा उसमें हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे हम इसमें ख़त्म करेंगे, और इससे संबंधित आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप बिल्कुल भी तनाव ना लें, आपको पूरा का पूरा बजट यहाँ पर मौखादी याद होगा, ठीक। चलिए, थैंक यू।